नालंदा। आज मैं आपके साथ हूँ सुबोध, और एडिटोरियल एनालिसिस के इस सेशन में आपका स्वागत है। सबको जय भीम और बहुत अच्छी जाए आपकी मॉर्निंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, चलो लेट्स बिगिन। आज का सेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर है। द हिंदू ने कल जो 2 एडिटोरियल्स छापे थे सोमवार के दिन, उसके ऊपर हमारा आज का सेशन है। पहला हम एडिटोरियल जो ले रहे हैं वो है स्केल अप सप्लाईज ऑन ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब यहाँ आज आप लोग जैसे चर्चा में भी देख रहे हैं कि किस किस्म की कोविड को लेकर चर्चाएं शुरू है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि एक नया वेरिएंट आया है, या नए वेरिएंट का नाम आगे आया है। वेरिएंट मतलब किस चीज का होगा? है जी, किस चीज का वेरिएंट होगा? वो कोविड का, कोविड वायरस का, है ना। कोविड वायरस का वेरिएंट आया हुआ है। हमको पता कैसे चलता है वेरिएंट है करके? हमको बताता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि भैया इसको बोलो अल्फा, इसको बोलो बीटा, इसको बोलो डेल्टा। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, सब स्मार्ट है। तो सार्स को CoV-2 का वेरिएंट मतलब सार्स कोविड जो वायरस है उसका एक वेरिएंट आया है जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह रहे हैं। कंसर्न मतलब चिंता का वेरिएंट, जो चिंता का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये डेजिग्नेट किया है WHO ने। WHO क्या कर रही है? बताती है कि देखो ये वाला जो म्यूटेंट है या ये वाला जो वेरिएंट है कोविड का वायरस का, ये आपके लिए चिंता का है। ठीक है, तो ये एडिटोरियल ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा डेल्टा ऐसे नाम देने वाला WHO क्या लगाता है? काफी टाइम लगाता है। पहले तो जांच होने देता है ना, और रिपोर्ट्स आने देता है कि कितने लोग इससे प्रभावित है, कुछ है। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार तुरंत ही उन्होंने नामकरण कर दिया, ज्यादा टाइम नहीं दिया। क्या नामकरण किया है उसका, नए वेरिएंट का? बताएंगे? ओ से ओमिक्रॉन, ओ से ओमिक्रॉन। ठीक है, इसको एकदम जल्दबाजी में, बेबी अभी पैदा ही हुआ वो, और उसका नामकरण कर दिया। ठीक है, मतलब ना जांच किया हो कैसा है, हेल्थ में कैसा है, या उनकी रिपोर्ट नहीं आनी। जांच तो हो रही भी होंगी, बट क्यों, कैसे बोल रहे हैं कि इमर्ज जब हुआ, जैसे ही आगे आया मामला, कहाँ पे? बोत्सवाना में। बोत्सवाना अफ्रीकन राष्ट्र है वहां पर, और वहां विदाउट इवन वेटिंग फॉर रिपोर्ट्स ऑन द वेरिएंट्स इंक्रीज लाइक्लीहुड टू कॉज डिजीज whether it is denting the normal public health response। लोगों को हेल्थ में इशू होगा नहीं होगा, या उसको ये इस वेरिएंट से लोगों को तकलीफ होगी ना होगी, ना, तो वो लेकर रिपोर्ट्स जनरेट भी नहीं हुई है, रिपोर्ट्स आई भी नहीं है, और इन्होंने उसका नामकरण कर दिया। ठीक है, कर दिया तो कर दिया। तो अब उसके जैसे उसका जो वेरिएंट है वो कहाँ कहाँ पाए गए? बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, द यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, और जो ट्रैवलर्स है नेदरलैंड्स और इजराइल में जाने वाले। ठीक है, उनमें ये पाया गया है।
लेकिन सबसे पहले बात क्या क्लियर हो रही है कि इस पर ना जांच हुई है ज्यादा, ना कुछ रिपोर्ट्स मिली है, पर इसका नामकरण करने में जल्दबाजी हुई है। डेजिग्नेट करना, क्या डेजिग्नेट किया गया इसको? वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी चिंता का वेरिएंट है, चिंता का ये बदला हुआ कोविड का रूप। ठीक है, जल्दबाजी में शायद इन्होंने, WHO ने कर दिया तो कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पाया गया बोल रही है? साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, यूके, जर्मनी, इटली। ठीक है, और कुछ जो ट्रैवलर्स है जो नेदरलैंड्स और इजराइल में आना जाना करते हैं। चलो, अब बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका का नाम आया। ठीक है, पूरा देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे दक्षिण में स्थित है साउथ अफ्रीका, और उसको ही लगकर है बोट्सवाना। ये देखें, दिख रहा है ना आपको सबको? साउथ अफ्रीका कहाँ है, बोट्सवाना कहाँ है? यूरोप के आप कंट्रीज देख लेते हैं तो जैसे जर्मनी, इटली आपको पता है, तो वो यूरोप में है। मेरी आवाज आ रही है ना? Nobody is writing in the chat box, that's why. हाँ, तो क्या हुआ है कि वायरस को चिंता का वेरिएंट बोलकर WHO ने मार्क कर दिया है, और उसमें भी रिपोर्ट्स की या किसी भी जांच की बिना राह देके उसका नामकरण कर दिया है। ओमाइक्रॉन है ना। छोटू कुमार जी गुड मॉर्निंग। तो ये कहाँ कहाँ ज्यादा पाया गया? साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना में। ठीक है, चले आगे चले। मैं अभी पूछूंगा ही नहीं, चुपचाप आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, बताते ही नहीं आप लोग। चलो क्या आगे? अरे बहुत होशियार बच्चे यार तुम लोग, सब पता है तुमको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 50 म्यूटेशंस है। ये जो वायरस, ये जो वेरिएंट है, कोविड वायरस जो होता है ना, वो चेंज हो रहा है। जब से वो पैदा हुआ है, जब से पहली बार उभरा है, उसके बाद से वो चेंज हो रहा है। गुड मॉर्निंग विज्ञान। वो चेंज क्या होता है? उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज होता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर मतलब उसका जो मूल जिस तरह बना होता है, उसमें लेयर्स होती है, उसमें ऊपर स्पाइक होते हैं, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस होना, अलग किस्म की दिखना, या अलग किस्म का उनका प्रॉपर्टीज होना। ठीक है, तो म्यूटेशन, ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसमें, हाँ ओमिक्रॉन उसका नाम है नए वेरिएंट का। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा। प्रगति, जो लोग भी लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं फिर से बता रहा हूँ कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है, उसको किसने नामकरण किया है? उसका WHO ने। और क्या बोल के किया है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। कंसर्न मतलब चिंता का वेरिएंट है, चिंता लाने वाला वेरिएंट है ना। तो WHO क्या करती है, हर वेरिएंट में वो अगर बहुत खतरनाक है या माइल्ड है, उस हिसाब से उनको दर्जा देती है, डेजिग्नेट करती है। तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, चिंता का विषय है बोलकर इसको डेजिग्नेट कर दिया, इस वाले म्यूटेंट को या इस वाले वेरिएंट को। ठीक है, और इसके जो पेशेंट है, अच्छा ये, और इसमें क्या कर दी WHO ने? जल्दबाजी कर दी, क्योंकि इसके ना रिपोर्ट्स आए हैं, ना इसकी तफ्तीश हुई है कि एक सही में लोगों को मतलब मरते हैं लोग, या इसके ऐसे बहुत सीरियस इश्यूज हो रहे हैं, ऐसा ज्यादा
रिपोर्ट्स ना पाके भी इसको जल्दबाजी में WHO ने नामकरण कर दिया है। और ये इसके पेशेंट कहाँ पाए गए? साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना। पेशेंट भी नहीं, ये वायरस स्किन में डिटेक्ट हुआ, ये वायरस स्किन में डिटेक्ट हुआ। वो लोग साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, यूके, जर्मनी, इटली, और जो ट्रैवलर्स थे नेदरलैंड यानी हॉलैंड और इजराइल के थे उनमें। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका कहाँ आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे दक्षिण में, नाम भी दक्षिण है, दक्षिण अफ्रीका, और ऊपर उसके बोट्सवाना। यहाँ प्राइमरली ज्यादा लोग पाए गए जिनमें ये वायरस पाया गया। और हम देख रहे हैं वायरस में अब क्या क्या स्पेशल है। तो 50 किस्म के म्यूटेशंस है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी वायरस का, किसी भी एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। उससे वो आइडेंटिफाई होता है कि ये यही है, ये ट्यूबरकुलोसिस का है बैक्टीरिया, या ये वायरस इस सार्स का है ना। वो उनके स्ट्रक्चर से जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है या जो रिसर्चर्स है वो पता लगाते हैं ये कौन सा वाला एग्जैक्टली। वो कैसे मालूम पड़ता है? उनमें लेयर्स होती है, और सबसे ऊपर की लेयर होती है स्पाइक प्रोटीन की लेयर, जिसमें 32 जो किस्म के म्यूटेशंस है। मतलब जो ये वाला जो वायरस है इसमें 50 किस्म के जेनेटिक चेंजेस है, उसमें मैक्सिमम जो है वो स्पाइक प्रोटीन पर है, जो क्या करता है वो ही पकड़ के रखता है। अब मैं आपको बताता हूँ स्पाइक प्रोटीन होता कहाँ पे है वायरस के ऊपर। ये देखिए, सबसे ये वायरस का एक ये बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। जो स्पाइक प्रोटीन है वो सबसे ऊपरी परत पर होते हैं। स्पाइक मतलब कांटे की तरह जो ऊपर होता है ना। अब ये क्या करता है? हमारी बॉडी में जाता है, और बॉडी में जो भी कंपोनेंट को उनको अटैक करना है उसमें ये फंसा लेता है ना। यही सबसे पहला होता है। तो इन्हीं स्पाइक प्रोटीन पे सबसे ज्यादा हमको दिखता है, वो यहाँ है इसने ओमिक्रॉन वेरिएंट में। ठीक है, मेम्ब्रेन्स होती है 3 लेवल की। ये आप जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा, उससे अंदर RNA होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी। मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? मुझे आप बताइए अगर जब भी मेरी आवाज बराबर नहीं आएगी। ठीक है, जेनेटिक स्ट्रक्चर से ही कोई भी वायरस का आइडेंटिटी है। जैसे मेरी आइडेंटिटी मेरे नाम से है पब्लिक वर्ल्ड में, लेकिन मेरी आइडेंटिटी मेरे जीन्स से होती है, मेरे एक अलग बॉडी ऑर्गेनिज्म से, या इन किस्म के जो बैक्टीरिया। या आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो, नाउ नाउ, नहीं आ रही है? कट रहा है क्या? अच्छा, एक मिनट। आप अपना इंटरनेट भी रिकनेक्ट करके देखें। सप्ताह मैम, मेरी आवाज आ रही है बराबर? ठीक है, चलिए। तो म्यूटेशंस हुए हैं कहां पर हुए? स्पाइक प्रोटीन पर। प्रगति, आप URL से ज्वाइन करिए। उनको तकलीफ हो रही है डायरेक्ट साइट पर ज्वाइन करने से, वो URL से ज्वाइन करें, जो नीचे URL दी होती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या है, ये पोर्शन थोड़ा
हाँ, गुड। ये फिर से मैं बताता हूँ कि ये म्यूटेशन ओमिक्रॉन जो है उस वो वेरिएंट क्यों है, वो अलग क्यों है, क्योंकि बेसिक जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर मतलब उसकी जो बॉडी है वायरस की, उसमें 50 किस्म के म्यूटेशन यानी चेंजेस है, और उन 50 में से 32 जो है वो केवल स्पाइक प्रोटीन पर है, मतलब ये इस हिस्से पर है, सबसे ऊपरी हिस्से पर। ठीक है, नहीं ना, ब्रेक हो रही है ना, वेट वेट 1 मिनट, 10 बज गए ना। ठीक है, ठीक है, 50 किस्म के म्यूटेशन हुए हैं इस वेरिएंट में, जिसमें से सबसे ज्यादा कहाँ हुए हैं बेटा, सार्स CoV-2, ये ही कोविड का जो नया वायरस है ना उसका नाम है, ये उसका जो बोलते हैं लैब नेम है, आप जो बोले ना प्रज्वल, सार्स CoV-2 जो है वो। देखिए कुछ कुछ चीजें आपको खुद भी गूगल करनी होगी, क्योंकि एडिटोरियल में क्या है ना, आपको मोटा मोटी सब बताया। हाँ, ठीक है, साइंटिफिक नेम या लैब नेम जिसको हम कहते हैं, है ना, क्या होता है, बहुत चीजें यहाँ अभी अभी मैं आगे जो पढ़ूंगा वो भी बहुत टेक्निकल चीज है। ओमाइक्रॉन ये वेरिएंट है, वेरिएंट मतलब एक उसका जो कहते हैं ना सार्स, सार्स जो है ये बहुत बड़ी अम्ब्रेला वो है। सार्स में जो कोविड कोविड कॉजिंग स्ट्रक्चर है, हेलो, जो कोविड कॉजिंग स्ट्रक्चर है और सार्स सार्स कोविड, और फिर उसमें भी वेरिएंट आए हैं, उसमें भी अलग अलग आया, पहले नहीं डेल्टा आया, अपने यहाँ डेल्टा आया था सेकेंड वेव में, अब ये ओमाइक्रॉन आया है, बीटा आया था, डेल्टा आया था, अभी ओमाइक्रॉन आया है। ठीक है, तो ओमिक्रॉन वायरस को कैसे वो अलग है, उसमें है 50 किस्म के म्यूटेशन है, और जनरली वो कहाँ पर है, स्पाइक प्रोटीन के ऊपर है। स्पाइक प्रोटीन सबसे ऊपरी लेयर में मिला है किसी भी दूसरी बॉडी से। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि जो म्यूटेशन क्या करते हैं, कन्फर वायरस रेजिस्टेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज MABs सच एज एटेसेविमैब, बैमलानिविमैब। ठीक है, ये MAB जो है ना, ये एक्चुअली एंटीबॉडीज बनाई है क्लोन द्वारा, जो जिनके कॉम्बिनेशन से हम उस वायरस को ट्रीट करते थे। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि शायद ये जो म्यूटेशंस है ये इन चीजों को, इन एंटीबॉडीज को भी फाइट देते हैं या रेजिस्ट करते हैं। मतलब इसके पहले क्या था, अगर हम ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मिक्स या एक या दो के मिक्स से हम इस वायरस को ट्रीट करते थे, खत्म करते थे, लेकिन क्या होता है कि ये वाला जो नया ओमिक्रॉन है, ये बताया जा रहा है कि ये इनको भी फाइट करता है। ठीक है, अब ये आप ढूंढ लीजिए MABs क्या होते हैं, एटेसेविमैब, बैमलानिविमैब, पैसिरिविमैब, सब में MAB आता है। MAB क्या होता है आप प्लीज देख लें। ठीक है, क्या करते हैं एंटीबॉडीज, ये सबसे पहले रोकते हैं, हमारी बॉडी में वायरस को रोकने वाली सबसे पहली चीज होती है एंटीबॉडीज, तो इनका ही कॉम्बिनेशन से ही हम लड़ते हैं। तो ये पाया गया कि ओमिक्रॉन का ये वाला जो म्यूटेशन है ये इनको अच्छी फाइट देता है, रेजिस्ट करता है। Okay, however, it is important to emphasize that every single mutation doesn't independently increase virulence, and combination of them might sometimes temper, sometimes aggravate virus properties. अब क्या होता है, अब ये 50 किस्म के म्यूटेशन है, तो 50 किस्म के चेंजेस सब एक चीज में होती है, तो कुछ चीजें उसको बहुत ताकतवर बनाती है, कुछ चीजें
उल्टा बैलेंस करके कमजोर भी करती है। तो अभी तक टेस्टिंग हुआ ही नहीं है इस वेरिएंट का, तो हम बोल नहीं सकते कि ये वेरिएंट कितना ताकतवर है। ठीक है, तो ये इस इसकी जो सीवियरिटी है, वायरुलेंस जो है, इस पर जरूरी नहीं कि इतना जो म्यूटेशन है वो इसको इंक्रीज करेगा, है ना। इसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है या इसके हार्मफुलनेस को जरूरी नहीं ये 50 म्यूटेशन या जितने भी म्यूटेशन हुए हैं ये उस वेरिएंट को हार्मफुल बनाएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी म्यूटेशन की वजह से कमजोर भी होता है वायरस। समझा यहां तक? आगे बढ़ूं? जो म्यूटेशन हो रहे हैं ये बोल रहा है कि वो रेजिस्ट करता है इन जो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज होती है उनको, लेकिन ये भी पाया गया है कि जरूरी नहीं जितने म्यूटेशन हो वो उसको खतरनाक ही बनाए, वो कभी कभी उसकी कमजोरी का भी सबब बनते हैं। ठीक है, अब क्या है, बहुत अभी बेसिक इस पे जाते हैं। क्या हो रहा है, अब ये जल्दबाजी जो की है नाम देने में या उस केस में, ठीक है, जरूरी भी है कि फैलने से पहले हमको उसको रोकना भी है, लेकिन उसके बारे में चिंता का वातावरण होना भी बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। तो क्या बोल रहे हैं कि अब क्या है, अब नंबर्स जो है, नंबर्स का गेम है, क्योंकि अगर मैं चिंता का विषय बोल रहा हूँ तो मुझे दिखने चाहिए ना नंबर्स, कितने लोग उससे परेशान हैं, कितने लोग को हेल्थ के इश्यू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वायरस जो है वो कहाँ मिला है, साउथ अफ्रीका के गॉटेंग प्रोविंस में केवल सबसे ज्यादा जो मिला है। कंपेरेबल नंबर्स, कंपेरेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे नंबर्स में कहा मिला है, साउथ अफ्रीका के गॉटिंग प्रोविंस में। और जो वेरिएंट है वो 90% फ्रैक्शन ऑफ जीनोम्स जो पॉजिटिव मिले उनमें उनमें का है। जैसे जो जो लोग को जो लोग की टेस्टिंग हुई थी, जो पॉजिटिव मिले थे, उनमें से 90% या 90% लोगों में ये मिला है। ठीक है, टेस्ट को गए, पीसीआर टेस्ट को गए वो लोग, 10 दिन के भीतर 10 दिन का एक पूरा वो लिया गया, उसमें जो समझो 100 पेशेंट थे, 100 में से 90 पेशेंट को ये वाला वेरिएंट दिखा पाया गया। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पाया गया, केवल साउथ अफ्रीका के केवल एक छोटे प्रोविंस में। वो कहाँ है मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है साउथ अफ्रीका पूरा, और ये है गॉटेंग प्रोविंस, किधर किधर में भी ये है, प्रिटोरिया में आता है, जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, और ये देखिए गॉटिंग यहाँ आता है। दिखता गॉटिंग, पंजा दिख रहा है क्या, जो मैं यहाँ पे देखिए, गॉटिंग नाम का प्रोविंस है, जैसे अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिले होते हैं, केवल यहाँ पाया गया हो सबसे ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पाए जाने से उसमें भी क्या बोला गया कि हाँ, एक बड़ी बात बोली गई कि जितने भी मिले हैं उनमें से 90% लोगों को सेम वेरिएंट, यही वाला वेरिएंट, ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन। तो पूरे साउथ अफ्रीका देश में नहीं मिला है, ये इस प्रिटोरिया विभाग के गॉटेंग प्रोविंस में मिला है। तो एक शहर है, और ये जो पूरा विभाग है ख्याल प्रिटोरिया का ही आता है,
उसका एक गॉटिंग प्रोविंस है। आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी बेटा? मैं मेरा वीडियो बंद कर दूं तो शायद आपको बेटर आवाज आएगी, ठीक है? वेट। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, मैं फक्त तो गॉटिंग प्रोविंस में ही मिला है। गॉटिंग प्रोविंस जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका का, मतलब जो बोलते हैं साउथ अफ्रीका में मिले, तो पूरे साउथ अफ्रीका में नहीं मिले भाई, एक दूसरे जगह पे मिले है कि? उसमें भी उसमें चिंता की बात क्या थी कि जितने मिले हैं उनमें से 90% लोगों में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। ठीक है, अब क्या कर दिया, छोटी जगह में मिला भी है लेकिन क्या किया, सम नेशंस हैव ऑलरेडी इम्पोज ट्रैवल बैन्स। फ्लाइट जो आ रही है साउथ अफ्रीका से वो बंद करवा दी है कुछ देशों में। गिवन दैट ओमिक्रॉन वायरस इज अ वेरिएंट of the virus that can be detected by PCR test. These countries, rather than imposing bans, should have taken more considered steps of screening passengers, followed usual protocols of isolation and treatment. लेकिन इंडिया ने क्या किया है, ये सिस्टम से चल रहा है। क्या है, भले ही इतनी सी जगह से ही है लेकिन पूरे साउथ अफ्रीका से आने वाले फ्लाइट्स को लोगों ने बाकी देशों ने बंद कर ट्रैवल बैन कर दिया। ठीक है, पीसीआर जो टेस्ट होती है आप एयरपोर्ट पे कराइए, उनका स्कैनिंग कराइए, उससे ये निकलता है और जैसे निकला है वैसे आप उनको आइसोलेट करिए, क्वारंटाइन करिए। ये प्रोटोकॉल है दुनिया भर में माना हुआ, WHO का किया हुआ। लेकिन क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं लोग। अब बैन करने से होता क्या है, लोगों में थोड़ी सी दहशत जैसा नहीं, डर डर का वातावरण फैल जाता है ना। बैन कर दिया, आने जाने वाले लोग चिंता में होते हैं, फिर वो किसी तरह आने को देखते हैं। फिर वो ये भी जो प्रोसीजर है पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली आरटीपीसीआर, वो भी नहीं करते हैं, किसी और रास्ते आ जाएंगे भारत, है ना। तो थैंक यू। तो बैन करने से कोई मसला हल नहीं है ना, बैन करने से कुछ नहीं। लेकिन क्या करना है, तो यूजुअल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने। कौन से प्रोटोकॉल्स है कि आप कोई भी आपके यहाँ बाहर का व्यक्ति आता है फ्लाइट से बोर्ड करके, तो उसको आपको पहले चेक करना होता है। अगर उनका पॉजिटिव आया तो उनको आइसोलेशन और ट्रीटमेंट में भेजना होता है। और अभी इतने तो सारे देश तैयार हो गए हैं, एटलीस्ट हमारे देश से देश, एटलीस्ट हम हमारे आने वाले जो बड़े एयरपोर्ट्स है उनके थ्रू डेटा भी मालूम पड़ सकता है और उनको वहीं के वहीं वो आइसोलेट करके ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। उतनी फैसिलिटीज तो हम कर चुके हैं। तो ये बोल रहा है कि भारत ने अदर किया है इस सिस्टम को, है ना। कौन सा सिस्टम है ये, जो प्रोटोकॉल है कि कोई एयरपोर्ट पे आएगा, हम उसकी टेस्ट कराएंगे, फिर उनको आइसोलेशन और ट्रीटमेंट को भेजेंगे, है ना। यहां तक समझा? यहां तक समझा आपको, है ना। ओमिक्रॉन वायरस को ले, अदर मतलब अदर का लिटरल मीनिंग होता है चिपकना होता है, एडेसिव नहीं होता है, फेविकॉल इज एडेसिव। अदर मतलब इसके मुताबिक चल रहे हैं। भारत क्या कर रहा है, इस प्रोटोकॉल के मुताबिक ही चल रहा है। कौन सा प्रोटोकॉल, कोई बाहर देश से भी आएगा, साउथ अफ्रीका से भी आएगा, तो उसका पहले हम टेस्ट कराएंगे, उसको अगर पाया गया पॉजिटिव तो हम उनको आइसोलेट कर देंगे। हमारे जो उनका सोशल कांटेक्ट है वो हम जो सफिशिएंट दिनों के लिए हम ब्रेक करेंगे। बैन लगाना कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो वायरेंट डिटेक्ट हो गया उसका मतलब ये नहीं कि वो उसी देश में पैदा हुआ है। अब मैं अगर चाइना में
ठीक है, पैदा हुआ वायरस। लेकिन अगर सबसे पहले डिटेक्ट समझो वो भारत में किसी शहर में हुआ, तो आप बोल देंगे कहीं भारत के लोगों पे बैन लगाओ आने आने वाले। ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या है, उनका वेरिएंट है। हाँ, वो करने के बाद मेरी आवाज आ रही है अभी? प्लीज बताइएगा जो अगर ब्रेक हो रही है तो। सॉरी, मेरा शायद इंटरनेट मेरा अनस्टेबल है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है। ठीक है, तो ट्रैवल बैन उसी देश पे लगाया आपने जिसने आपको ऑनेस्टली बताया कि भैया देखो मेरे यहाँ ये वेरिएंट मिला है। जिस देश ने आपको बताया ऑनेस्टली कि देखो मेरे यहाँ ये नए किस्म का वेरिएंट है, उसको ही पनिश कर दिया कि तूने सच क्यों बोला। क्या करके पनिश किया कि बैन लगा दिया उधर। अब जरूरी नहीं वहीं पे ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट मतलब वही पैदा हुआ है, वही म्यूटेशन सबसे पहले हुआ है। एक इंडिया वेरिएंट भी था, क्या नाम था मैं भूल गया उसका, डेल्टा प्लस ना, बंगाल में, बंगाल तो अमरावती। शहर से थोड़ा मेरा, तो वहाँ अमरावती में वायरस होता होगा। ठीक है, पनिश तो करना चाहिए, बट साउथ अफ्रीका की ऑनेस्टी देखो, उन्होंने बताया आपको और आप उनको पनिश कर रहे हो। जबकि जो आंकड़े भी आ रहे हैं डेली, 2828 मतलब 3000 के अंदर, वो यूएस और जर्मनी या ब्रिटेन में जो डेली आंकड़े आ रहे हैं ना, उससे कितना कम है। पेल्स इन कंपैरिजन, पेल मतलब कुछ भी नहीं है। साउथ अफ्रीका के आंकड़े कुछ भी नहीं है जो यूके यूएस जर्मनी और ब्रिटेन से आ रहे हैं, समझे ना। मतलब साउथ अफ्रीका को आप जो पनिश कर रहे हैं, बैन लगा रहे हो कि देखो इतना ओमाइक्रॉन आपने डेवलप कर दिया, हाँ, और आप आपकी वजह से इतना इतना हो रहा है, आपके यहाँ पैदा हुआ है। वो बेचारे ने तो ऑनेस्टली बताया था आपको ईमानदारी से कि यह मेरे यहाँ हुआ है, आप देख लो। तो आपने बैन लगा दिया। और ये भी बात है कि डेली इतने लोग भी नहीं डिटेक्ट हो रहे हैं साउथ अफ्रीका में, जिससे कहीं ज्यादा लोग रोज यूएसए में, जर्मनी में, ब्रिटेन में मिल रहे हैं। इससे तो बड़ा ही आंकड़ा है, 3000 से ऊपर का आंकड़ा होता है डेली का आंकड़ा, यूएसए, जर्मनी और ब्रिटेन का। फिर भी साउथ अफ्रीका कम ही है। पर चलो, नया वेरिएंट है इसलिए कंसर्न होगा, नया वेरिएंट है इसलिए चिंता का विषय हो सकता, पर फिर भी किसी को एकदम से उसका ब्लेम करना सही नहीं है, क्योंकि वो वहां पाया गया, केवल वो वहां पाया गया, इसलिए हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। वो मे भी कहीं और से आया होगा, साउथ अफ्रीका बाहर के स्टेट से आया होगा, बाहर के देशों से आया होगा। However, a little over 10% in Africa have received one dose of a vaccine, compared with 64% in North America and 62% in Europe. The panic over variant shift blame away from world's colossal failure in not making more vaccine available in Africa, even as many countries roll out third doses. अब देखिए, अफ्रीका में केवल 10% ही वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि अमेरिका में, मतलब पूरे टोटल नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, यूएस मिला के पूरा, और यूरोप में 62%, 64% का हुआ है, यूएसए में हुआ है। उसके बाद भी उनके आंकड़े देखिए 3000 से ऊपर डेली है। और अफ्रीका में केवल 10% ही वैक्सीनेशन हुआ है, और केवल 1 डोज ही मिला है अभी तक उन्हें। लेकिन जो वेरिएंट के ऊपर जो चिंता है, जो डर है, वो साउथ अफ्रीका में मर दे रहे। उससे क्या हो रहा है कि दुनिया में जो मिस अरेंजमेंट हुई है, जो दुनिया भर में जो
बाकी जगह जो फेलियर हुआ है, कोलोसल फेलियर मतलब बड़ा फेलियर, कौन सा फेलियर है कि हमने हमारे देशों में तो वैक्सीन दे दी, लेकिन हमने अफ्रीका में अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंचाई है। किसका काम होता है? अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये चिंता का विषय होता है तो सभी देशों ने दूसरे देशों में भी वैक्सीन भेजनी होती है, जो देश कर पाते हैं, क्योंकि ये एक जिसको बोलते हैं वर्ल्ड लेवल का पैंडेमिक है। ये किसी भी देश में भी अगर आपने वैक्सीन भेज दिया तो ये क्या हो जाता है कि वहां पे उससे निजात मिलेगी, ताकि ये पैंडेमिक में इस स्तर में गिरावट आएगी। तो यह फेलियर है। कौन सा फेलियर? कि हमने एक डोज से ज्यादा सेकेंड डोज हमने पहुंचाया नहीं है अफ्रीका में। उस फेलियर से, उस बड़े फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए क्या ये नए वेरिएंट को लेकर ब्लेम अफ्रीका पे मना तो नहीं जा रहा ऐसा? बाकी देशों में इतना अच्छा वैक्सीनेशन, भारत में अच्छा वैक्सीनेशन का आपको दिख रहा है, फिर भी हेजिटेंसी बढ़ी है। हेजिटेंसी बढ़ी है। हेजिटेंसी मतलब क्या होता है? कुछ लोग ऐसे हैं, 30% लोग जो नहीं चाहते किसी भी किस्म का वैक्सीनेशन लेना, उस वजह से मे भी नहीं कर पा रहे, और वो भी इन्हीं देशों में है, बड़े देशों में, बड़े देशों में नहीं है। ये जो अमेरिका अगर, वहां तो लोग रास्ते पे आ रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि उससे ध्यान भटके और पूरा ब्लेम किस पे आ जाए? अफ्रीकन कंट्रीज पे। साउथ अफ्रीका उसका अभी पहला उसका ब्लेम साउथ अफ्रीका ले रहा है, या उस पर मढ़ा जा रहा है। साउथ अफ्रीका में 3 लहरें आ चुकी है, फिर भी उन्होंने स्टेबलाइज किया है। वैक्सीनेशन कम होने के बावजूद वो स्टेबलाइज कर रहे हैं, और ऑनेस्टली बता रहे हैं साउथ अफ्रीका। हमारे यहाँ तो 2 ही लहर आई है, और फिर हमने फिर भी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। वहाँ बहुत से देशों में थर्ड डोज भी दिया गया है, और अभी तक अफ्रीका में केवल पहला ही डोज, वो भी 10% ही लोगों को मिला हुआ है। इतनी बुरे हालत में वो लोग रह रहे हैं, और उसमें भी उनके आंकड़े कम है। ठीक है, फ्रॉम डे वन द साइंस वॉज क्लियर कट दैट द पैंडेमिक कैनॉट एंड अनलेस द होल वर्ल्ड इज प्रोटेक्टेड। पूरी दुनिया में अगर जब तक ये प्रोटेक्शन नहीं जाएगा, वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन नहीं जाएगा, जो सो कॉल्ड जो बूस्टर कहते हैं उसका प्रोटेक्शन नहीं जाएगा, या जिसे हम कहते हैं हाइजीन के सारे जो प्रोटेक्शन है, मास्क से लेके सब, वो नहीं आएंगे, तब तक पैंडेमिक का हल नहीं, ये सबने मान लिया है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो कोवैक्स की एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, जिसमें क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन इक्विटेबली अवेलेबल हो दुनिया भर में, सभी जगह पे तादाद, उनकी तादाद के हिसाब से अवेलेबल हो, इसकी एक मुहिम है। पूरे दुनिया भर के कुछ देशों की एक कंसोर्शियम है, ग्रुप है, इसके आधिपत्य में, WHO के आधिपत्य में। तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि अपने पास जो सप्लाईज हैं वैक्सीनेशन के, वो इसमें ज्यादा से ज्यादा स्केल अप करना है। स्केल अप मतलब बढ़ाना है, ताकि इस प्रॉब्लम से भारत एटलीस्ट अपना दायित्व निभाए, और दूसरे देशों को भी क्या बोले, जिनके पास सरप्लस स्टॉक्स है उनको परस्यू करे, कोक्स करे, बोले कि आप भी यहाँ कंट्रीब्यूट करो वैक्सीनेशन दिलाने में। जहां पे वैक्सीनेशन नहीं पहुंचे वहां भी आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे, ये ओमिक्रॉन भी अगर मिल भी रहा है, वहां कहा है कि जहां वैक्सीनेशन कम है वहां नहीं मिल रहा है जहां वैक्सीनेशन ज्यादा है। तो ये भी आंकड़े ही बोल रहे हैं ना। तो आप इसको इस तरह देखें, ऐसा ये एडिटोरियल बोल रहा है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? फिर हमको दूसरे एडिटोरियल पे जाना है।
बाकी किसी को सवाल पूछना है? तो मोटा मोटी ये है कि वायरस जरूर मिला है साउथ अफ्रीका में, लेकिन उसके कारण में से एक मेजर कारण क्या है कि वहां वैक्सीनेशन का नहीं मिलना या कमतर होना। मुझे नहीं पता इंडिया में आएगा तो लॉकडाउन, पर इंडिया ने ये बोला है कि इंडिया प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जो भी इंटरनेशनली प्रोटोकॉल है। क्या है कि आप अगर भारत में कोई भी आता है बाहर से आदमी या लोग आते हैं, तो उनका हम एयरपोर्ट पे ही पीसीआर टेस्ट कराते हैं, तुरंत एक दिन में रिपोर्ट मिल जाता है, और इस बिना पे उनको हम क्वारंटाइन या आइसोलेट कर देते हैं। तो यही मैकेनिज्म सही है। अगर इसका फैलाव उतना नहीं है ना, जो डेल्टा वेरिएंट था उसका फैलाव इतना था। थर्ड डोज होगा ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे, पर अभी तक उसका कुछ दिया नहीं है। बोला गया था बूस्टर का, कुछ यूके वगैरह में बूस्टर का चल रहा है, लेकिन भारत में अभी तक नहीं है। लेकिन जो लोग का एक्सेस है यूएस यूके में, वो भी ले रहे हैं, तो मे बी यहाँ बूस्टर जैसा कुछ आ जाएगा भारत में। डोज पता नहीं, और फैलाव नहीं है ना इस ओमिक्रॉन का, फैलाव उतना नहीं है। तो फटाफट हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है वो है क्वेश्चनेबल क्राइटेरियन ऑन ईडब्ल्यूएस कोटा इनकम लिमिट। ठीक है, सेकेंड एडिटोरियल हमारा है, फटाफट लेंगे हम। ये आप घर में भी ब्रश अप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा उसका एक बैकग्राउंड देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो नए सिरे से लागू है। कितना हुआ है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है भारत में, जो किसी भी जाति के रिजर्वेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, जाति का रिजर्वेशन कौन से हैं? जाति मतलब समूहों के, एससी एसटी, है ना, एससी एसटी ऐसे जो समूह है, ओबीसी, इनके लिए होता है आरक्षण। ठीक है, तो 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नई ग्रुप को आरक्षण का सहूलत दी है, जिसका नाम है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से बैकवर्ड जो है उनके लिए। तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो क्राइटेरिया है उस पर क्वेश्चन खड़े किए। क्या खड़े किए हैं कि इसका जो क्राइटेरियन है ईडब्ल्यूएस कोटा का, क्या बेसिक क्राइटेरियन था कि 8 लाख से कम इनकम वाले जो स्टूडेंट्स है या जो लोग हैं, उनको नौकरी में या उनको एडमिशन्स में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि ये आपने, गवर्नमेंट को पूछ रही है कि आपने ये कौन से बेसिस पर ये क्राइटेरिया तय किया है ना, कौन से बेसिस पर? इस बेसिस पर आपने ये तय किया है कि 8 लाख ही लिमिट होनी चाहिए, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने का मतलब केवल ये है कि एनुअल इनकम जो है ये 8 लाख से कम होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब क्या है, इट इज नाउ सेटल्ड प्रिंसिपल दैट क्वांटिफाइबल डेटा और प्रूफ of a detailed study are required to justify any category of people। जैसे किसी भी जाति समूहों को अगर आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण कब मिलता है? जब उन समूहों के लोगों को जैसे नौकरियां हैं, एजुकेशन में, उन समूहों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता जब तक, तब तक उनको आरक्षण की एक व्यवस्था की जाती है, जिससे वे लोग
अपने लोग भेज पाए उस व्यवस्था में। जैसे अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, वो माना जाता था कि एजुकेशन में, नौकरियों में उतने नहीं है या उनकी तादाद उतनी नहीं है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम 13% शेड्यूल कास्ट लोग हो, कम से कम 7% शेड्यूल ट्राइब लोग हो, उनकी आबादी के अनुपात में वैसे कम है पर फिर भी इतने तो कम से कम हो, इस वजह से उनको क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, नौकरियों में दिया जाता है, एजुकेशन में दिया जाता है, और लेजिस्लेचर या जिसको हम कहते हैं ना पार्लियामेंट और इन व्यवस्थाओं में भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये बोला है कि लेकिन जब भी हम इन जाति समूहों को आरक्षण देते उसके पहले गवर्नमेंट के पास क्या होता है, डेटा होता है, प्रूफ होता है कि इनको आरक्षण क्यों मिले, है ना, क्या इसके रीजंस है, क्या इसके कारण हो सकते हैं कि इनको मिलना चाहिए। तो उसके कुछ नियम है, उसकी नियमावली है कि इतने इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा हो भी तो इतने लोग एजुकेशन में नहीं है, इतने लोग इनके नौकरियों में नहीं है, इनके लोग इस तरीके का जीवन जी रहे हैं, गांव का रूरल जीवन जी रहे हैं। ऐसे किस्म के काफी मार्कर्स है बैकवर्डनेस के, पिछड़ेपन के, जिसके बेसिस पर इनकी आरक्षण की जो सीमा है वो तय होती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या जानना चाह रहा है कि इसमें लॉजिकल कोई अप्रोच है क्या, कोई डेटा है क्या जिसके बेसिस पर आपने ये क्राइटेरिया 8 लाख का तय किया है। ठीक है, और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज जो है, आर्थिक रूप से कितना इस पिछड़ेपन को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं क्या उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, मतलब जो गरीब लोग हैं दूसरे समाज के, शेड्यूल कास्ट नहीं है, जो ओबीसी नहीं है, जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, नोमैडिक नहीं है, उनके अलावा जो दूसरे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं क्या उनको कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, ये पूछ रही है। सवाल कौन पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, थोड़ा मैं और आगे इसका बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस कोटा के पहले हम जान ले कि क्या उसके क्राइटेरियन है। पहला क्राइटेरियन है कि फैमिली जो इनकम है उस लड़का या लड़की की जिसके लिए हम ईडब्ल्यूएस कोटा में नौकरी या मेडिकल या इंजीनियरिंग की या कोई भी सीट देते हैं एजुकेशन की, वो होता है फैमिली इनकम कितनी चाहिए, 8 लाख प्रति वर्ष, एक साल में 8 लाख से कम होनी चाहिए। कौन से है, नहीं भी है तो भी उनके नाम पे या उनके फैमिली के नाम पर 5 एकड़ से कम कृषि की जमीन होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड। जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होना चाहिए, और अगर वो प्लॉट है उनके पास तो 200 स्क्वायर यार्ड के लीटर होना चाहिए रहने का, रिहायशी। अब ये जो क्राइटेरिया है ये बोलते हैं कि गरीबी रेखा है, इनके लिए जो शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, ओबीसी नहीं है, उनके अलावा जो समूह है जिसको हम जनरल, अभी तक जनरल कैटेगरी में आता था, उस समूह में ये गरीबी रेखा है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है। ठीक है, यहां तक समझा, आगे बढ़ूं? थोड़ा फास्ट ले रहा हूं मैं क्योंकि मैंने गड़बड़, मेरे इंटरनेट में बहुत गड़बड़। ठीक है, चलिए, तो अब ये कहा गया है, ये जो इंक्वायरी बाय 3 जज बेंच इज नेसेसरी circumscribed by the fact that the validity of 103rd constitutional amendment through which EWS quota is introduced is before a constituent bench। ठीक है, अब क्या है कि
जो इसके पहले जो एक बेंच बैठी थी उसने भी इंक्वायरी की और उसने भी जो ये पाए गए उसके जो बेंच क्या होता है, बेंच होता है किसी भी कोर्ट जो जस्टिस देता है। कोर्ट में अगर आप जाते हो तो वहाँ जजेस बैठते हैं, उस जहाँ बैठ के उस जगह को क्या बोला जाता है, बेंच। बेंच मतलब बैठने की जगह तो बेंच होती है, लेकिन उस पोजीशन को भी बेंच बोला जाता है। उस बेंच में इसके पहले जब इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी तो ऐसे ही एक इंक्वायरी हुई थी इसी बारे में कि कोटा के क्राइटेरियन क्या होंगे। ये कोटा किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया, इस संवैधानिक संशोधन के तहत लाया गया, 103 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट में लाया गया था। कब लाया गया था, 2019 में। और अब वो कहाँ, कौन सी बेंच के सामने है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भारत का सबसे बड़ी कोर्ट होती है उसमें सबसे बड़ी कोर्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस लगती है, बेंच मतलब ग्रुप ऑफ जजेस बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है, 5 जजों की बेंच होती है जो क्या करती है, संवैधानिक जो भी संशोधन है या संवैधानिक जो भी लॉ है उनको इंटरप्रिटेशन को लेकर बैठ कि अगर संविधान में ये प्रावधान है तो अगर कोई लॉ बन रहा है उस लिहाज में या उसके अंडर में, उसको इंटरप्रेट करने की प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए बैठती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ठीक है, तो अब ये EWS कोटा का जो मुद्दा है वो गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने। ठीक है, अब ये क्यों आया है एकदम से, क्योंकि क्या हुआ है, अभी मेडिकल एडमिशन शुरू है। पता है 12वीं के बाद जिन्होंने नीट दी है, नीट देने के बाद में क्या होता है, एक हर स्टेट को बोला गया था कि आप अपने अपने स्टेट में से 10-10% सीटें ऑल इंडिया कोटा में डालिए। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा मतलब जैसे मैं महाराष्ट्र का मेरा एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, उसमें के 10% सीट मैं बाहर के स्टेट से आने वाले बच्चों के लिए रिजर्व रखता हूँ। अब उन रिजर्व सीटों में भी गवर्नमेंट चाहती है कि ओबीसी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों का आरक्षण हो। ठीक है, तो उन सीटों के लिए एडमिशंस के लिए जो मुद्दे उठे हैं उसको लेकर ये बेंच अभी बैठी है, ये जो शुरू हुआ है कार्रवाई। इसके पहले भी EWS कोटा मिल रहा है, जैसे आप एम्स में जाएंगे एडमिशन के लिए 12वीं के बाद, या कोई भी कॉलेज में जाएंगे, स्टेट के भी कॉलेज में जाएंगे, सेंट्रल के कॉलेज में जाएंगे, आपको EWS कोटा मिल रहा है। लेकिन आप अपनी जगह छोड़ के दूसरे स्टेट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ ऑल इंडिया कोटा के तहत आपको एडमिशन मिलता है। और उसमें भी उस कोटा के भीतर और एक कोटा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का और ओबीसी का 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10%। ये हिस्से पर कार्रवाई करने को कौन बैठा है अभी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है। ठीक है, और कोर्ट क्या बोल रही है कि हमको इससे कुछ लेना देना नहीं कि पॉलिसी में क्या है, बट हम ये जानना चाहते हैं कि संविधान में जो इसकी बराबरी की या इसको लेकर जो संवैधानिक जरूरतें हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं इस कोटे में, जो आप ऑल इंडिया कोटा भी चला रहे हो उसमें। बात क्यों आई है, क्योंकि मेडिकल एडमिशन की जरूरत आई है। मेडिकल एडमिशन में 10% ऑल इंडिया कोटा अलॉट हुआ है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि 27% ओबीसी लोग जाए और 10% EWS के लोग जाए, बच्चे जाए। तो कोर्ट ये बोल रही है कि इन सीटों के लिए हम चाह रहे हैं कि पूरी
संवैधानिक मूल्यों का आधार लेते हुए ये बराबर किया जा रहा है या नहीं, ये हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस क्या होते हैं, जान लें आप। अभी ऑल इंडिया कोटा कैसे निर्माण हुआ है वो देखते हैं हम। ये कोटा एक्चुअली क्या है, अब ये जो इनकम क्राइटेरिया है 8 लाख का, ये बोला जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 8 लाख की इनकम रखने वाला गरीब कैसे हो सकता है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि 8 लाख तो अपर लिमिट है ओबीसी के लिए, यानी ओबीसी को बोला जाता है तुम्हारी 8 लाख इनकम है, उससे ज्यादा है तो तुम क्रीमी लेयर हो। क्रीमी लेयर मतलब तुम पैसे वाले हो। क्रीमी लेयर एक लेयर सेट होती है जिसके अंडर वालों को ही, अंडर वाले ओबीसी को ही आरक्षण का लाभ मिलता है। उनको बार बार नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देनी होती है। यानी ओबीसी में भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इकोनॉमिक बेसिस को अंडरलाइन किया, आर्थिक आधार ही आधार रखा है। सामाजिक जो पिछड़ापन है उसमें भी आर्थिक जो आधार है उसको घुसाया गया है, जबरदस्ती है शायद, पता नहीं। ठीक है, तो अब अगर 8 लाख की इनकम ओबीसी के लिए 8 लाख रुपीज 8 लाख एक हो गया तो ओबीसी हो गया एकदम पैसे वाला। लेकिन वही अगर नॉन ओबीसी, नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति, बच्चा है, वो 8 लाख से कम, थोड़ा भी कम हो गया तो वो गरीब हो गया। तो वो बोल रहे कि ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, या ये सही, मतलब ये कहाँ से आपने। दूसरा है बड़ा एक मुद्दा, ये है कि जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के जो जिम्मेदार है, जो हमको ग्रो नहीं करने देते हैं। हम में से काफी लोग उस समाज से आते हैं जिनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हम पीछे हैं। तो उसके रीजन जो है वो बहुत रीजन हो सकते हैं। क्या वही रीजन इन ईडब्ल्यूएस कोटा में आने वाले बच्चों के ग्रोथ में भी है? क्या उनको भी ऐसा पिछड़ापन फेस करना पड़ा? इक्वेट नहीं कर सकते ना दोनों चीजों को, है ना। लोग जनरल कैटेगरी के बच्चे जो है उनको क्या वही प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जो एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से? अगर हम देखे जाए तो आपके परिवार में, आपके पहले आप बच्चों में कोई सवाल पूछता हूँ, कितने ग्रेजुएट्स हुए हैं? आप में से लोग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, लेकिन यही देखिएगा आप, भले ही सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे जनरल समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के बच्चे, लेकिन उनकी फैमिली में इसके पहले भी ग्रेजुएट्स हुए हैं, उनके इसके पहले भी ग्रेजुएट्स हुए होते हैं, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिसोर्स का संबंध आता जरूर। तो आर्थिक जो विषमता है ये हमेशा की नहीं रहती है, लेकिन जो जाति विषमता होती है, जाति रूप से जो पिछड़ापन होता है, वो यहाँ भारत में वो काफी समय तक, या बोलते ना जनरेशन तक रहता है। लेकिन आर्थिक आपका, आप अभी भी बिजनेस करके आप अपना बना सकते, लेकिन मैं अगर बिजनेस में भी जाऊं और मैं एजुकेशन छोड़ दूं तो मैं अपने आप को फॉरवर्ड नहीं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने आर्थिक रूप से प्रगति करी। मैं शैक्षिक रूप से अभी भी पीछे हूँ, मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है कहीं पर, तो मैं पिछड़ेपन नहीं आऊंगा। ये बोल रहा है कि मूल क्वेश्चन जो है कि क्या ग्रोथ के जो इश्यूज हैं वो ओबीसी एससी एसटी की तरह ही जनरल कैटेगरी वालों को भी रहते हैं क्या? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि अब क्या है कि जो ऑल इंडिया कोटा है वो नया कोटा है पूरी तरह से। वो कहाँ से पैदा हुआ है कि स्टेट के जो कॉलेजेस थे, महाराष्ट्र स्टेट, आंध्र प्रदेश,
कॉलेजों को ये बोला गया था कि आप 15% आपकी जो यूजी सीट है यानी BA MS BDS की सीटें हैं ये आप सरेंडर करें मतलब वापस करें, बंद कर दे। 15% सीटों पे आप एडमिशन मत लीजिए अपने स्टेट लेवल की, और पोस्ट ग्रेजुएट सीट को आधी कर दीजिए। तो वो पैसे से हम क्या करेंगे, हम एक ऑल इंडिया कोटा चलाएंगे जिसमें हम बाहर के स्टेट से बच्चों को आपके यहाँ भेजेंगे पढ़ने, क्योंकि कोई स्टेट में नहीं होती है फैकल्टी मेडिकल एजुकेशन। तो इसीलिए भारत के एक फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, पॉसिबल हो जाता है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पढ़ने जाएं। अब मैं एक ओबीसी हूँ, मुझे दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, तो मैं अभी तक मैं जनरल कैटेगरी में जाता था, लेकिन चूंकि अभी ऑल इंडिया कोटा है तो उसमें मेरा ओबीसी स्टेटस बरकरार रहेगा। इसीलिए क्या है, ओबीसी का जो आरक्षण का 27% का वही वापस से यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में भी लाने का प्रयोजन है, लाने का अभी काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन उसमें क्या था कि अभी तक ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी कोटा नहीं था, और ऑल इंडिया कोटा में अगर ओबीसी भी जा रहा है, अगर शेड्यूल कास्ट भी जा रहा है, तो उसको जनरल कैटेगरी में जाना पड़ता। तो वो उस गलती को सही करने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है, ये इशू है कि इस गरीब क्या आरक्षण या ये व्यवस्था, अगर हम आर्थिक आधार पे बोल रहे हैं आरक्षण देना, तो गरीबी हटाने के लिए आरक्षण होता है या पिछड़ापन हटाने के लिए आरक्षण? बच्चों लोग आप भी बताइए कि आरक्षण या जो भी रिप्रेजेंटेशन का अवसर होता है वो क्या गरीबी हटाने का मैकेनिज्म है या सामाजिक और एजुकेशनल पिछड़ेपन को हटाने का माध्यम? तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये संवैधानिक भी प्रश्न है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ है ना, कि रिजर्वेशन का जो एक पूरा व्यवस्था है पिछड़ापन हटाने के लिए क्या होता है, इसीलिए तो पहला स्टेप है इसमें रिजर्वेशन। पिछड़ापन क्यों आता है, क्या कारणों से आता है, वो जान के, कास्टिज्म तो हट नहीं सकता इन चीजों से। कास्टिज्म की वजह से जो दिक्कतें आई है उसको कॉन्स्टिट्यूशन अपने अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन के माध्यमों से बदलता है या उसमें चेंजेस लाता है। जैसे हम लोगों को नौकरियां जो मिली है वो इसी प्रावधान में मिली है। हमारे लिए कोटा होता है, रिजर्व कोटा। उसमें हम क्या कहते हैं कि जातिवाद की वजह से जो हमको नौकरियां शायद नहीं मिलती थी, तो हमको संवैधानिक जो अफर्मेशन है, संवैधानिक जो एक मूल्य है उसके आधार पर मिलती। अब मुझे बताइए कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आर्थिक रूप से पिछड़े, क्या उनको उनके एग्जिस्टेंस की वजह से या उनके इकोनॉमिकल बैकवर्ड रहने की वजह से कोई चीज नकारी गई है? ये बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये आंसर या रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब ईडब्ल्यूएस कोटा आया था ना, तो होना निश्चित था, इस किस्म के क्वेश्चन आने निश्चित। सरकार को कटघरे में सुप्रीम कोर्ट खड़ा करने ही वाला था, क्योंकि आधार जो लिया गया है आर्थिक आधार, ये पिछड़ेपन का आधार उस लिहाज से हो सकता है कि आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, लेकिन ये उसका आधार नहीं हो सकता कि इनको कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। ये उन बच्चों की ग्रोथ में या उनके उसमें अटकाव है। आर्थिक दुर्बलता एजुकेशन में अटकाव लाती है, जॉब में अटकाव लाती है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी गरीब लोग हैं वो पढ़ाई करके भी नौकरियां पाए हैं, है ना, और वो पढ़ाई में जैसे उनको रिजर्व कोटा में मिले या ना मिले, अगर वो एलिजिबल है उस जॉब के लिए तो वो उसके लिए इंटरव्यू वगैरह देते। लेकिन पिछड़ापन
सामाजिक रूप से जो आता है वो जनरेशन्स में जाता है, वो हर जनरेशन में। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसको अब इस पर रिजॉल्व, इस मैटर को रिजॉल्व करने की जरूरत है कि क्या आरक्षण ये गरीबी हटाओ मुहिम है, आरक्षण गरीबी हटाने के लिए है क्या, आप भी पता करिए। और कोई सवाल? हटाने के लिए क्या होता है? पिछड़ापन हटाने के लिए पिछड़ी मानसिकता हटानी होती है। पर हम अपने सामाजिक विषमता हटाएंगे तब हटाएंगे, लेकिन संविधान को, संवैधानिक जो बॉडीज है, गवर्नमेंट है, उनको अपना काम करना। तो वो इस लिहाज में उनको बोला गया है कि इन तबकों को इतना इतना आरक्षण दिया जाए। कोई सवाल हो तो पूछें। किसी को समझा नहीं समझा, कौन सा चीज समझा है कौन सा नहीं समझा, EWS को रिपीट करें शॉर्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो EWS का मुद्दा जो है, पहली बात तो मुद्दा कैसे आया, देखिए मेडिकल नीट जो है, MBBS, BMS, BDS, ये कोर्सेस होते हैं ना 12वीं के बाद, इसकी एडमिशन को लेकर अभी काम शुरू है। ठीक है, भारत भर में इसकी एडमिशन अभी हो रही है मेडिकल कॉलेजों में। तो क्या हुआ है, 10% एक कोटा है जो ऑल इंडिया कोटा बोलकर गवर्नमेंट ने बोला है लागू करने को। ठीक है, इसके पहले क्या था, हर मेडिकल कॉलेज में OBC कोटा है, SC कोटा है, शेड्यूल ट्राइब कोटा है, EWS कोटा भी रहता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, इन तबकों के लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिलती है अपने अपने कोटा के अंदर। अब जो ऑल इंडिया कोटा है वो अलग से नए सिरे से आया है। वो हर स्टेट में 10% बोला गया है कि ऑल इंडिया कोटा रखिए, ताकि दूसरे स्टेट से भी बच्चे आपके स्टेट में आके पढ़ पाए। ठीक है, अब उस 10% सीट में OBC और EWS कोटा को इंक्लूड करना है। उसके लिए क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच बैठ गई, संवैधानिक बेंच बैठ गई, और वो क्या बोल रही है कि ये जो क्राइटेरियन लगा है आपने 8 लाख का, कौन सा, ये वाला 8 लाख, 5 एकड़ की जमीन चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट का एरिया चाहिए, 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट चाहिए। अब ये किस बेसिस पे लगा है, ये पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट इसे गवर्नमेंट को, कि आपने कोटा तो दे दिया लेकिन ये कौन से बेसिस पे दिया। ठीक है, और क्यों नहीं पूछे, क्योंकि सवाल वहां खड़ा होता है क्योंकि सेम लिमिट के ऊपर OBC फैमिली अमीर हो जाती है और जस्ट सेम लिमिट के नीचे एक जनरल कैटेगरी के बच्चे गरीब हो जाते है ना। तो ये गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि ये आपने आंकड़ा लाया तो लाया कहाँ से, कौन सी स्टडी की आपने, है ना, कौन सी स्टडी की आपने, जो सीलिंग लगाई है, जो कैप लगाया है EWS केस। ठीक है, और दूसरा है कि OBC या जो पिछड़ापन के जो कारण है, क्या EWS कैटेगरी के बच्चों को भी उसी कारणों की वजह से बैकवर्ड रहना पड़ता है या एजुकेशन से वो वंचित है ना। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूछता है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि जब ये इतना बड़ा EWS कोटा का आपने पूरा आकलन कर दिया है, इसको शामिल कर दिया संविधान में, तो इसके लिए आपने प्रॉपर डेटा और प्रॉपर हमको लॉजिक दीजिए। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जो तय करना है कि क्या आरक्षण या इस किस्म के जो कोटा है ये गरीबी हटाओ काम के लिए है या पिछड़े या किसी रूप से भी पिछड़े रहे हुए लोगों को रिप्रेजेंट देने का माध्यम। तो संविधानिक, क्योंकि संविधान में ये क्लियर मेंशन होता है कि इन तबकों को जो भी सामाजिक
रूप से पिछड़े हैं उनको उचित तरीके से उनके लिए प्रावधान हो सारी व्यवस्थाओं में, ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन करें, वो नौकरियों में दिखे, वो लेजिस्लेचर में दिखे, वो एजुकेशन में। तो क्या ईडब्ल्यूएस कोटा भी उसी श्रेणी में आता है क्या? ईडब्ल्यूएस कोटा के बच्चे भी उस श्रेणी में आते हैं क्या? ये इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को अब रिजॉल्व करना होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉवर्टी एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हटाना, गरीबी हटाना। गरीबी और पिछड़ापन क्या एक ही चीज है? ये कॉन्स्टिट्यूशन को तय करना होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बताना होगा, या फिर गवर्नमेंट को बताना होगा कि क्या गरीबी और पिछड़ापन एक ही चीज होता है। और कोई सवाल है? आप इतना देर झेल रहे हैं मुझे, ये बहुत वो लग रहा है। अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, ऊपर से ग्लिचेस आ रहे थे, उसके बाद मैं मोबाइल पे लूंगा। और कोई सवाल? तो आप देखिए 103rd अमेंडमेंट, ये आप गूगल करिए, इसको लेकर मैं बता रहा हूँ। 9th शेड्यूल क्या होता है वो आप करिए, 9th शेड्यूल, ठीक है। इसके अलावा आरक्षण या रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन के प्रोविजंस क्या है भारत में, ये आप देखिए। स्कॉलरशिप अलग चीज है, आरक्षण अलग चीज। स्कॉलरशिप और आरक्षण अलग चीज है टोटल, वो भी जान लीजिए, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, उसको लेकर संविधान में कौन से आर्टिकल्स है वो आप देखिए। और कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो मैं बात करता हूँ। ब्रह्मदीप, आपको मैंने रिपीट किया जिस्ट में बताया, ठीक है, आपको समझा ना? मैं और 2-3 मिनट आपको दे सकता हूँ।